नमस्कार। तो बेसिकली आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी टॉपिक डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कैन कॉज़ कॉम्प्लिकेशंस इन मदर एंड फीटस, ठीक है? तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर hypertension, pregnancy induced hypertension, preeclampsia and termination of pregnancy. It is also the risk factors for complicated cerebrovascular disease, type 2 DM in fetus and mother. अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस मान लो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया है तो इट कैन बी द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर फीटस एंड मदर। एंड इनफैक्ट ये अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं ट्रीट किया गया तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायबिटीज़ होने के चांसेस होते। तो ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली डाल सकता है। तो इसलिए डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी ट्रीट करना, डायग्नोस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ ट्रीटमेंट, कि आप उसको ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो फर्स्ट कि अगर आप सही समय पे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को ट्रीट करते हो तो वो कॉम्प्लिकेशंस इन फीटल एंड मदर रिड्यूस करता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी इज एक्सरसाइज एंड डाइट। उसके बाद अगर डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर पेशेंट का ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है तब जाके अपन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लाइक इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स वी कैन गो, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी अब कब बोलोगे, जब फास्टिंग ब्लड शुगर इज मोर देन 95 मिलीग्राम पर डीएल। तो ऐसे कंडीशन में अब डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी बोल सकते हो। अगर इपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स देखें तो इपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्क फैक्टर में कौन से पेशेंट में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसी फीमेल्स जो ओबीज है, ओवरवेट है, उनके अंदर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर रिस्क फैक्टर्स देखें तो रिस्क फैक्टर्स में अगर फीमेल का एज मोर देन 35 ईयर्स है तो ऐसे पेशेंट में डायबिटीज़ होने के चांसेस है। अदर रिस्क फैक्टर्स लाइक देर इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैक्रोसोमिक चाइल्ड मतलब कि अगर लास्ट प्रेगनेंसी में अगर उसका जो बच्चा था वो नॉर्मल वेट से ज़्यादा था तो दैट इज़ मैक्रोसोमिक चाइल्ड। तो ऐसे केसेस में और जेस्टेशनल डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल पास्ट हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर ये सारी चीज़ें पास्ट हिस्ट्री में आती है तो ऐसे केसेस में आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हो सकता है। मेन हेडिंग इज डायग्नोसिस, कि आप डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कैसे डायग्नोस करोगे। तो अमेरिकन डायग्नोस्टिक एसोसिएशन इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, वो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप चलो तो आप डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी डायग्नोस कर सकते हो। तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर इज मोर देन 95 मिलीग्राम पर डीएल तो ऐसे केसेस में आप बोल सकते हो कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। अगर अदर फैक्टर्स देखें इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मान लो अगर एक पेशेंट, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है और उसके अंदर आपने 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ओरली दिया तो 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद उसका शुगर चेक करना है। और अगर वो शुगर एलिवेटेड आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि आप डायबिटीज इन प्रेगनेंसी हो। तो कितना शुगर बढ़ना चाहिए दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के बाद 1 घंटे के बाद अगर शुगर उसका बढ़ के आ रहा है मोर देन 180 मिलीग्राम पर डीएल, 2 घंटे के बाद उसका शुगर बढ़ के आ रहा है मोर देन 155 मिलीग्राम पर डीएल एंड 3 घंटे के बाद अगर शुगर उसका बढ़ के आ रहा है मोर देन 140 मिलीग्राम पर डीएल, तो ऐसे पेशेंट को आप डायबिटीज में प्रेगनेंसी टैग कर सकते हो। देर आर सम अदर क्राइटेरियाज विच आर मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्राइटेरिया। तो अदर क्राइटेरिया में आता है बेन हेलम 2020 क्राइटेरिया। तो इसका यूज़ आप अगर करो तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है इन द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो ये बेन हेलम 2020 क्राइटेरिया में बेसिकली क्या है, फर्स्ट कि पेशेंट का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में अगर वो बोलती है कि उसका लाइफस्टाइल सीडेंट्री है। सेकंड, बायोकेमिकल डाटा एनालाइज किया जाता है। बेसिकली बायोकेमिकल डाटा में वही कि फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल शुगर, HbA1c, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और थर्ड कि अगर फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री सिग्निफिकेंस है तो ऐसे केसेस में स्कोर लगा के पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो कि वेदर पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज इन प्रेगनेंसी और नॉट। बैन हेलम 2020 क्राइटेरिया में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको ऑनलाइन रीड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर बायोकेमिकल डाटा आप देखना चाहते हो तो बायोकेमिकल डाटा में पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड चेक होता है, पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर चेक होता है, पेशेंट का HbA1c चेक होता है एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक कि पेशेंट कहाँ से बिलोंग करती है, वेदर देर इज पास्ट हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस, देर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज,
फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें देखनी होती है बेन हेलम 2020 क्राइटेरिया में। अगर पैथोजेनेसिस देखें कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी का पैथोजेनेसिस क्या है, इट इज़ सेम जैसे डायबिटीज़ इन नॉर्मलाइज इंडिविजुअल होता है। क्या कि डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी होता है, बीटा सेल डिस्फंक्शन की वजह से इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपरली हो नहीं पाता, एंड other pathogenical other pathogenesis for diabetes in pregnancy is genetic factor, environmental factor and dietary factor. मेन स्टे फॉर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट। तो अभी ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली पेशेंट को आपको बोलना है कि पेशेंट को 3 मेजर मील्स लेना है। मान लो अगर वो लंच कर रही है, डिनर कर रही है, इसके साथ और एक स्पेसिफिक मेजर मील लेना है, तो वो ब्रेकफास्ट हो सकता है। 3 स्नैक्स के मील ले सकती है, छोटा 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 3 स्नैक के मील ले सकती है। मेनली इंपॉर्टेंट इज़ कि पेशेंट सोने से पहले 9:30 to 10 के पीरियड में पेशेंट ने कुछ खा के सोना चाहिए टू प्रिवेंट नाइट हाइपोग्लाइसीमिया और कीटोसिस इन द मॉर्निंग। तो बेसिकली पेशेंट को बोलना है कि रात को खा के सोना है, जो कि उसको रात में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, नहीं तो मॉर्निंग में कीटोसिस ना हो। अगर पेशेंट का डाइट मॉडिफिकेशन करें तो डाइट को अपन 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखना चाहते हो कि उसका डाइट प्लान में कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, तो डाइट प्लान में कार्बोहाइड्रेट शुड बी मोस्टली 50% ऑफ द टोटल एनर्जी इंटेक। अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्टार्च एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और ब्लड शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन करेगा। थर्ड, कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो तो इट शुड नॉट बी लेस देन 180 ग्राम पर डे, नहीं तो चांसेस है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर पेशेंट को आप प्रोटीन दे रहे हो तो प्रोटीन शुड बी 30% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है। अगर नॉर्मली देखें तो प्रेग्नेंट लेडी में 1.73 ग्राम पर डे इतना प्रोटीन देना चाहिए। अगर कैलकुलेट करो तो मोस्टली 71 ग्राम पर डे प्रोटीन ये फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में देना चाहिए। अगर आप फैट बोलो तो फैट शुड बी 20 to 30% ऑफ द टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट, और उसमें भी लेस देन 10% सैचुरेटेड फैट देना है। सैचुरेटेड फैट इज़ नॉट ए गुड फैट इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। इसके वजह से फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और प्रेग्नेंट फीमेल के बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए जो सैचुरेटेड फैट होता है, मान लो ऑयली फूड, फ्राई फूड, ये लेस देन 20% ऑफ द टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट देना है। गुड फैट में आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं तो लियोनिलिक एसिड। तो बेसिकली लियोनिलिक एसिड अगर देना है तो इट शुड बी 2.7 ग्राम पर डे। इतना ये प्रेग्नेंट फीमेल में सेफ होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो ए गुड फैट फॉर फीटल डेवलपमेंट। अगर रिकमेंडेशन देखें कि फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसका प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़े, तो नॉर्मली इट शुड बी बिटवीन 8 to 12 केजीज। लेकिन फिर वो बीएमआई के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई फीमेल प्री प्रेगनेंसी बीएमआई उसका कम था, लेस देन 18.5, तो ऐसे फीमेल्स में 12.5 to 18 केजीज वेट बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट का प्रेगनेंसी के दौरान 18 केजी से ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो दिस इज बेसिकली द रिस्क फैक्टर फॉर मैक्रोसोमिया, द बिग चाइल्ड। ठीक है। तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी 3 मेन चीज़ें देख लिए। मिनरल्स जैसे देना है तो आप प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड दे सकते हो, 5 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी दे सकते हो, 500 to 900 मिलीग्राम ऑफ आयरन, एंड 27 to 40 मिलीग्राम ऑफ 500 to 900 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, एंड 27 to 40 मिलीग्राम ऑफ आयरन प्रेग्नेंट लेडी में देना होता है। सेकंड, ट्रीटमेंट में आफ्टर न्यूट्रिशन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ है, नहीं तो डायबिटीज़ ऑलरेडी पेशेंट को डायग्नोस हो चुका है इन प्रेगनेंसी, तो ऐसे पेशेंट्स को बोलना है कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट डायबिटीज़ करके डायग्नोस हो रही है इन प्रेगनेंसी, तो खाली डाइटरी फैक्टर एंड एक्सरसाइज फैक्टर पे उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो सकता है। इन केस अगर डाइटरी फैक्टर एंड एक्सरसाइज फैक्टर से उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद अपन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे जाएंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी इज इंसुलिन। इंसुलिन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इंसुलिन ये प्रेगनेंसी में सेफ है। लेकिन कुछ पेशेंट्स, उनको इंसुलिन लेने में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इंसुलिन कैन बी गिवन बाय सबक्यूटिनियस रूट और आईवी रूट और आईएम रूट।
तो सारे पेशेंट इंसुलिन को कंप्लायंट नहीं होते, तो ऐसे पेशेंट में अपन मेटफॉर्मिन नहीं तो ग्लिमिंक्लिमाइड दे सकते हैं। SGLT2 इनहिबिटर लाइक इम्पाग्लिफ्लाजोन एंड डापाग्लिफ्लाजोन, इस पे स्टडीज हुई है, लेकिन SGLT2 इनहिबिटर लाइक इम्पाग्लिफ्लाजोन एंड डापाग्लिफ्लाजोन कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। तो मोस्टली SGLT2 इनहिबिटर ये डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। तो मेन स्टे ऑफ फैक्टर फॉर द ट्रीटमेंट इन डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इज एक्सरसाइज एंड डाइट। और अगर ये दोनों चीज़ों पे अगर उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तब जाके उसको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे जाना है। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंसुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर इंसुलिन को पेशेंट कंप्लायंस नहीं है तो ऐसे केसेस में अपन मेटफॉर्मिन नहीं तो ग्लिमिंक्लिमाइड दे सकते हैं। थैंक यू।